नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये बुलेटिन आपके लिए 5 बजने वाले हैं और ताज़ा खबरें गर्मा गर्म तैयार करके लाए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन के मुकाबले भारत में 29 लाख ज्यादा लोग। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट। तीसरे नंबर पर अमेरिका। वीकली एक्सपायरी से पहले आज दायरे में रहा बाजार, लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। आईटी पावर शेयरों में सबसे ज्यादा रही बिकवाली। सेंसेक्स 159 पॉइंट तो निफ्टी 41 अंक। 25 अप्रैल को खुलेगा मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ। 1026 से 1080 रुपए होगा प्राइस बैंड। 4300 करोड़ जुटाने की है योजना। नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफ एक्ट में बदलाव को मंजूरी। कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। और अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को गलत न्यूज देना पड़ा। भारी मानहानि के केस में डोमिनियन कंपनी के साथ किया 6000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट। वोटिंग मशीन के बारे में चैनल ने किए थे गलत दावे। भारत अब आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। जी हां, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख का आंकड़ा पार कर गई है और ये चीन की आबादी से 29 लाख ज्यादा है। 1950 के बाद जब से यूनाइटेड नेशंस ने पॉपुलेशन डेटा रिलीज करना शुरू किया है, ये पहली बार है जब भारत चीन से आगे निकला है। दूसरी तरफ 2022 में पहली बार चीन की आबादी में 8.5 लाख की गिरावट आई है। अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से देखें तो 25% आबादी बच्चों की है। वहीं वर्कफोर्स के लिहाज से 15 से 64 साल आयु वर्ग में सबसे ज्यादा 68% लोग हैं। जहां तक भारत की आबादी का सवाल है तो भारत चीन को पछाड़कर अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। डिजी यात्रा के बाद अब एविएशन में अगली बड़ी चीज होने जा रही है बॉडी स्कैनर। सरकार कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर इसके ट्रायल के बाद अब इसके कई और एयरपोर्ट्स पर लागू करने जा रही है। क्या है बॉडी स्कैनर और ये कैसे बदलेगा हमारे एयर ट्रैवल के एक्सपीरियंस को, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, डिजी यात्रा के बाद जो अगली नई टेक्नोलॉजी आप एयरपोर्ट्स पे देखेंगे वो है बॉडी स्कैनर। 2 एयरपोर्ट्स, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट्स, इन पर ट्रायल किया गया था बॉडी स्कैनर का और उसका जो फीडबैक आया है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और इसके आधार पर करीब 16 से 18 ऐसे एयरपोर्ट होंगे जहाँ बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे। ये बहुत ही, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक स्कैनिंग मशीन होती है, यहाँ से आप पास करते हैं और अगर कोई भी मेटेलिक आइटम आपके अंदर है तो वो डिटेक्ट कर लेती है ये मशीन। और अगर आपके पास कोई ऐसी मेटेलिक चीज नहीं है तभी आप इसको क्रॉस कर पाते हैं। दुनिया के कई देशों में ये इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है। भारत भी इसे लागू करने के लिए तैयार है। इसको लेकर कुछ प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से जो शुरुआत में इसे पूरी तरह से वैकल्पिक रखा जाएगा। यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो नॉर्मल फ्रिस्किंग होती है उसके जरिए आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से डिजी यात्रा हमने देखा कि कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि लोग अपना समय बचाने के लिए, फ्रिस्किंग से बचने के लिए बॉडी स्कैनर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो एयरपोर्ट्स का चुनाव फिलहाल किया जा रहा है और जो हाई रिस्क एयरपोर्ट है जहां सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, शुरुआत में ये उन्हें वहां इंस्टॉल किया जाएगा क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ज्यादा है। अब कब से ये शुरू होगा तो 2023 के अंत में से इसके रोल आउट करने की बात की जा रही है और अधिक से अधिक 2024 के पहले कुछ महीनों में आपसे देश के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर लागू होता हुआ देखेंगे। जी रोहन, शुक्रिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग जिन्होंने विदेश यात्राएं की हैं उन्हें इस बॉडी स्कैनर का अनुभव होगा क्योंकि कुछ देशों में इसे सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोई ह्यूमन चेकिंग नहीं होती है। कोई आपको हाथ लगा के या किसी स्कैनर से चेक नहीं करता। एक ये मशीन जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप जाते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में और पर्टिकुलर तरीके से आपको खड़ा होना होता है और बाकी स्कैनिंग मशीन अपने आप करती है। यानी ये कि आपको कहीं किसी के टच से नहीं गुजरना है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है आपकी चेकिंग में। और अगर मान लीजिए कोई आपत्तिजनक चीज़ है तो वो आपको कह दी जाएगी, आपको वो निकाल के अलग रखनी होगी।
सीबीसी आवास की खबर पर आज एक बार फिर से मोहर लगी है। आज कैबिनेट की बैठक में नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफ एक्ट को संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। अनेकों पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस जैसे अंतरिक्ष को खोल देना फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे जियो स्पेशल की नई पॉलिसी लाना, उस कड़ी में यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण या आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट 2 or 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द लास्ट 9 years ऑफ द मोदी रेजीम इज द लॉन्च ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन। और इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और इसका अर्थ क्या है। यहाँ तक हम महत्व की बात करें तो India today is one of the biggest utilizers of information technology, or other words we can say we are the biggest stakeholders also as far as information technology is concerned. तो चलिए इस पे थोड़ी और जानकारी लेते हैं। इन दोनों अहम फैसलों पर हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, दो बड़े अहम फैसले, एक तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पर, दूसरा सिनेमेटोग्राफ एक्ट पर। थोड़ा डिटेल हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दो बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। सबसे पहला फैसला तो ये है कि सिनेमा जगत में जो पायरेसी जैसी समस्या है उसके नियम सख्त किए गए हैं। सिनेमा के जो उम्र के हिसाब से देखने की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को अब जो है अलग अलग 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें 7 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी, 13 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी, 16 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी। अब इसके लिए जिस एक्ट में बदलाव किया गया है उसको भी संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते लागू हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात, एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा डिसीजन लिया गया है, वो है आपको नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस पर सरकार 6003 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। आपको याद होगा फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम फिजिक्स, तो उसके हिसाब से ये चलेगा। इसमें बहुत ही छोटे छोटे कण जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से वो अपनी गति तय करेगा, उसके हिसाब से उसकी मैपिंग की जाएगी। तो ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, उसको काफी ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, कंप्यूटरों का काफी ज्यादा फास्ट बनाएगा, यहां तक कि कोई हम रिमोट से काम कर रहे हैं उसको फास्ट बनाएगा, सेमीकंडक्टर के सेक्टर के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, क्वांटम सेंसिंग के लिए और क्वांटम डिवाइस, ये 4 अलग सेगमेंट बांटे गए हैं इस मिशन के तहत, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये अभी दुनिया के सिर्फ 6 देशों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत एक 7वां देश है जो इस तरफ तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी से पहले दायरे में कारोबार रहा। आईटी इंडेक्स में गिरावट से बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 159 अंक गिरकर 59,568 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 41 अंक गिरकर 17,619 पर। आज सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी पावर शेयरों में देखने को मिली। इधर मेटल फार्मा इंडेक्स में बढ़त पर बंद हुए। आइए मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं अपने संवाददाता, अपने सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। तो सुमित, किन शेयरों में और सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो आज आपको दिखाई पड़ेगा बीपीसीएल। ओएमसीज में बाइंग थी, उसका इंपैक्ट फार्मा से डीवी स्लैब और बजाज ऑटो, लगातार आउट परफॉर्मेंस यहां पर आई है। तो बीपीसीएल करीब 2% चला, डीवी स्लैब रफली 2.5% की तेजी, बजाज ऑटो 1.5% ऊपर और एक्सिस बैंक करीब 1% के आसपास की खरीदारी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक 2.5% नीचे रहा नंबर से ठीक पहले, इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे, इन्फोसिस करीब 2% नीचे और एसबीआई लाइफ 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में ग्लैंड फार्मा शानदार तेजी, 15% का एक जोरदार उछाल, एचपीसीएल 4.5% ऊपर, जीएसपीएल 2.5% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट करीब 2.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज करीब 3 से लेकर 5% नीचे, सुंदरम फास्टनर 3% नीचे, स्कैफलर इंडिया रफली 3% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। आईटी में प्रेशर है तो कोफोर्ज, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री, एचसीएल टेक, इन्फोसिस 2% से लेकर 3% तक की बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक तरफ डिफेंसिव में फार्मा जो कि बढ़िया तेजी में और दूसरी तरफ डिफेंसिव में आईटी जो कि बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े।
शुक्रिया सुमन। बाजार में उतार चढ़ाव आगे भी जारी रहेगा, ऐसा कहना है 360 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। उन्होंने कहा कि अगले 2 तिमाहियों तक आईटी में दबाव संभव है, इसलिए निवेश ध्यान से ही किया जाना चाहिए। लगभग 6 महीने और नॉट 6 बट आई वुड से 3 to 4 मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर तक लग रहा है कि ये पीरियड कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो वॉलेटिलिटी है वो चाहे आप इंटरनेशनल रीजंस की वजह से देखें, ग्लोबल जो टेंशन एक बिल्डअप हो रहा है जियोपॉलिटिकल, उस कारण से देखें, आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। जिस तरीके से हमने पिछले 3-4 महीने ब्रेस किए हैं, आई थिंक और 3-4 महीने इसी तरीके से ब्रेस करने पड़ेंगे। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज जहां तक कि हमने 5 ईयर 10 ईयर बेसिस पे निफ्टी को देखा है, इट ऑलवेज काइंड ऑफ स्मूदन्स आउट द कर्व। 25 अप्रैल को मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ खुलने वाला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपए के बीच रहेगा। कंपनी के आईपीओ के जरिए 4300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ पर कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी से विस्तार से बातचीत की हमारे सहयोगी यतिन मोता ने। आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी के बैलेंस शीट पे बहुत अच्छा कैश है, कोई कैपेक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप आईपीओ करने वाले हैं। क्या रीजन है आईपीओ करने का और कितना आप रेज करने वाले हैं आईपीओ के जरिए? इसका आईपीओ का आने का रीज़न बेसिकली क्या है कि हमारा कमिटमेंट था हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ में कि हमें उनको जो है एग्जिट देना था। उनके 8 साल पूरे हो गए थे, इसलिए कैपिटल इंटरनेशनल को एग्जिट देने के लिए तो 5% उनको एग्जिट मिल रहा है। 2.5% जो हमारे सेकंड इन्वेस्टर हैं क्रिस कैपिटल, उनको एग्जिट मिल रहा है। 2.5% प्रमोटर्स फैमिली की तरफ से जा रहा है। हम हमेशा एक कैश रिच कंपनी रहे हैं, डेट फ्री कंपनी रहे हैं। हमें कभी भी कैश जनरेट ही करती है कंपनी, हमें कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी पर्पस की वजह से ये आईपीओ आ रहा है आज की डेट में। तो सर आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी होगी कंपनी में? आईपीओ होने के बाद प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी हो जाएगी वो हो जाएगी 76.5%। इसका मतलब क्या है कि हमें 3 साल के अंदर 1.5% और बेचना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जस्ट टू ब्रिंग हमारी जो हिस्सेदारी को 75% से नीचे लाने के लिए। ओके। तो सर लोग एक कंप्लेन ये करते हैं मैनकाइंड के बारे में कि कंपनी फार्मा है लेकिन जो आप आईपीओ ला रहे हैं वैल्यूएशन एफएमसीजी का मांग रहे हैं, तो वैल्यूएशन पे क्या कमेंट रहेगी? और आप खुद को क्या एक फार्मा कंपनी देखते हैं या एक कंज्यूमर फेसिंग एफएमसीजी कंपनी देखते हैं? पिछले 2 महीने के अंदर हम बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट से मिले, बहुत सारे डोमेस्टिक फंड से मिले, हमारे बैंकर्स ने सबसे डिस्कशन किया है और उसी बेसिस पर बैंकर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर जो वैल्यू हमें दी है वो हम वही ले रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार शुरू होने से पहले हर निवेशक और ब्रोकर एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखता है। सिंगापुर से अब एसजीएक्स निफ्टी का पूरा ऑपरेशन गिफ्ट सिटी गांधीनगर में शिफ्ट होगा, जिसे गिफ्ट निफ्टी कहा जाएगा। क्या है इसके खास पहलू, इस पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ वी बाला से। एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बाला साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए कि अब एसजीएक्स निफ्टी को गिफ्ट सिटी में कब ला रहे हो? कल जो है एसजीएक्स ने मार्केट में एक सर्कुलर इशू किया है, जिसके तहत जो है 30 जून 2023 में उनका ट्रेडिंग जो एसजीएक्स निफ्टी में हो रहा है वो लास्ट डे होगा। और उसके बाद सैटरडे संडे 1 और 2 तारीख, 3 तारीख को मंडे 3 जुलाई 2023 से सारा ट्रेडिंग जो है एनएससी आईएफएससी गिफ्ट सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। तो सर मॉडल किस तरह से रहेगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, क्या कोलैबोरेशन हुआ है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज और एसजीएक्स निफ्टी के बीच? जैसे आपको पता है एनएससी और एसजीएक्स के बीच में एक समझौता हुआ है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। उसके तहत जो है एनएससी आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और अब वो एग्रीमेंट पूरी तरह अभी कल्मिनेट होके ये 3 जुलाई से पूरा जो निफ्टी का जो ट्रेडिंग जो सिंगापुर में हो रहा था, जो फॉरेन के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे थे, वो सारा चीज़ जो है कम्प्लीटली माइग्रेट होके हमारे इधर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ऑनशोरिंग द ऑफशोर, जो बाहर ट्रेड हो रहा था वो ऑनशोर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए।
एक गलत खबर की कीमत 6,000 करोड़ रुपए। चौंक गए ना? लेकिन ये सही है और वाकया है अमेरिका का। फॉक्स न्यूज़ ने वोटिंग मशीन पर झूठे दावे और झूठी खबर चलाई और इसकी कीमत उन्हें करीब 6,000 करोड़ रुपए भरने पड़े हैं। दरअसल पूरा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन बनाम डोनाल्ड ट्रंप के समय का है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में फॉक्स न्यूज़ ने वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए और गलत दावे किए। इसके बाद वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी डोमिनियन ने फॉक्स न्यूज़ पर मानहानि का केस कर दिया। इसलिए फॉक्स ने पहले ही डोमिनियन कंपनी से 6,000 करोड़ रुपए के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया और ये रकम अगर हम आपको प्रिसाइसली बताएं तो करीब 6,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम है अगर आप आज की डॉलर वैल्यू को सीधे सीधे रुपए में कन्वर्ट करें। और बात चुनावी मोड में मोदी सरकार की। चुनाव से पहले मोदी सरकार आम लोगों के लिए बड़े तोहफे की तैयारी कर रही है। अब तक हमने आपको बताया था कि अगले 1 साल में 8 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी और 100 से ज़्यादा उद्घाटन और शिलान्यास किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कि एविएशन और इंफ्रा पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार रेलवे में बड़े काम कर उन्हें भी जल्द से जल्द जनता को देना चाहती है। डिटेल के लिए चलेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा के पास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। यही वजह है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट होते हुए देखेंगे। शुरुआत करते हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में 75 से ज़्यादा वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादातर बड़े शहरों को इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाए। अगर हम आने वाले दिनों में रूट्स की बात करें तो सिकंदराबाद से तिरुपति और पटना से रांची, दिल्ली से सहारनपुर और अभी जो लेटेस्ट है वो ये कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है और ये है उधमपुर कटरा श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है क्योंकि कश्मीर घाटी को रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी मददगार साबित होगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अहम कड़ी है वो है चेनाब ब्रिज, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। 2024 से पहले ये भी शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की। 2024 से पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टेंडर हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। हालांकि हमने देखा कि देरी हुई, महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आई, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और लक्ष्य रखा गया है 2026 तक देश में बुलेट ट्रेन को चलाने का। लीवर से जुड़ी बीमारियां देश में तेजी से बढ़ रही हैं। हर 5 में से एक व्यक्ति लीवर की बीमारी से परेशान है। आज वर्ल्ड लीवर डे पर हम लीवर से जुड़ी परेशानियों और इसके समाधान पर करने जा रहे हैं खास चर्चा। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर लिवर फिट लाइफ हिट। कर्नाटक को 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरे एक्शन में है। आज बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 40 नाम शामिल हैं। इस बीच अपना नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम मुंबई ने हावेरी में रोड शो किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान सभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को करप्शन की मशीन बताया। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड मामले में यूपी प्रशासन का लगातार इस समय एक्शन में है। इस मामले में अब 5 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जिसमें शाहगंज थाने के प्रभारी, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। दरअसल एसआईटी ने इन सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। इसके बाद घटनास्थल पर सतर्कता नहीं बरतने और लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों शूटर्स को आज प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया,
जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पुलिस उनसे मर्डर और हथियार को लेकर सवाल करेगी। खबर यह भी है कि पुलिस इन आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले जा सकती है। तो यूपी में गुंडों और माफिया के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। क्या यूपी में गुंडा राज का अंत होने वाला है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर गुंडा राज का अंत तय, आज का आवाज अड्डा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ताजा खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बस एक क्लिक पर सभी अपडेट्स ले सकते हैं। नमस्कार।